गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 17, लॉसेस। द लॉसेस incurred by running of a business is treated as losses. That is, when the expenses of the business are more than the income, then there is a loss to a business. लॉस मतलब एक तरीके का नुकसान होता है। लॉस में ये बताया गया है कि जब हमारे बिजनेस के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी इनकम मतलब हमें जो हम सामान सेल करके मनी जो कम आता है तो उसे क्या होता है, हमारा लॉस होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो प्रॉफिट इज ड्राइव टू द बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, देन इट इज ट्रीटेड दैट लॉसेज आर ऑफर्ड। इसमें यही माना जाता है जब हम बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस एक्टिविटी से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और नुकसान हो रहा है तो उसे हम नुकसान कहते हैं, लॉसेस कहते हैं। अब देखते हैं 11th वाला, गुड्स। Those commodities which are purchased for the purpose of selling them in their original form, or they were purchased as raw material for manufacturing the product which is to be sold, then such a raw material are treated as goods. Goods का मतलब क्या होता है? एक ऐसा commodities, ऐसे सामान जो हम किस लिए खरीदते हैं, सेल करने के पर्पज़ से खरीदते हैं। जैसे आपने कोई फैक्ट्री जो सोप बनाती है, सोप आपने वहाँ से खरीदा, वो अच्छे से पैक करके दिया और आपने वैसे ही ला के अपने दुकान में अरेंज कर दिया और कस्टमर आपके यहाँ से ले गया, तो वो होता है ओरिजिनल फॉर्म। मतलब जैसे आपने फैक्ट्री से उठाया वैसे ही सेल कर दिया। और या मानिए आपकी फैक्ट्री है और आप उसके लिए आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कहीं से ख़रीदते हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसको अपने कस्टमर को सेल करते हैं, तो भी वो रॉ मटेरियल जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोथ परचेज बाय पर्सन ट्रेडिंग इन क्लोथ। जैसे जो क्लोथ, अगर किसी पर्सन जो क्लोथ का काम करता है तो वो उसके लिए क्लोथ क्या होगा, गुड होगा। शुगर केन, टू मैन्युफैक्चर शुगर बाय शुगर मिल। अब शुगर केन से शुगर बनती है तो शुगर मिल वाला शुगर केन लेगा तो वो उसके लिए गुड्स होगा। वुड और रेडीमेड फर्नीचर परचेज बाय मर्चेंट डीलिंग इन फर्नीचर। अब जैसे वो वुड खरीदता है या रेडीमेड फर्नीचर बनाया फर्नीचर खरीदता है तो वो फर्नीचर वाले के लिए क्या होगा, गुड्स होगा। मतलब जिस चीज़ का वो बिजनेस करते हैं और उसके लिए उनके लिए वो सामान क्या होता है, गुड्स होता है। परचेज, द गुड्स परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल इज ट्रीटेड एज परचेज। सामान खरीदा जाता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि हमें उसे सेल करना है, तो वो गुड्स परचेज कहलाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल परचेज फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट विल बी इंक्लूडेड इन परचेज। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सामान बनाती है या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, फिनिश प्रोडक्ट्स में, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल क्या होगा, वो परचेज होगा। दीज रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर, नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 18। एक इसमें लास्ट लाइन हमें क्या दी थी, द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे हम उसे सेल कर सकें। द रॉ मटेरियल इन द बिजनेस कैन बी परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। मतलब अब बोला जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको आप कैश दे के खरीदते हैं या आप उधार में खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्नीचर इज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, then the furniture will not be treated as purpose of as purchase of goods। लेकिन बोला जा रहा है कि जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने ऑफिस के यूज़ के लिए तो वो फर्नीचर परचेज ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। बट इफ़ द मर्चेंट डील्स विद फर्नीचर एंड इन्वॉल्व्स इन ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर, लेकिन अगर वो जो दुकान वाला है उसका काम ही है फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बनवा के अपने कस्टमरों को देना, तो उसके लिए वो क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स माना जाएगा। देन परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी टर्म्ड एज फर्नीचर एज परचेज। अगर आप उस चीज़ का बिजनेस नहीं करते हो, आप कभी सामान को लेके आ रहे हो, जैसे आपका घर है तो आप फर्नीचर लेके आ रहे हो या शॉप में आपको फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपके लिए फर्नीचर माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसका बिजनेस करते हो, फर्नीचर बनवाते हो, फर्नीचर कहीं से रेडीमेड मंगवाते हो और उसी को कस्टमर को देते हो, तो वो आपके लिए परचेज माना जाएगा। सेल, द गुड्स सोल्ड विच आर परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर ट्रीटेड एज सेल। मतलब बोला जा रहा है कि जब सामान को, गुड्स को हम जब सेल करते हैं, जो हमने प्रोड्यूस किया है या कहीं से परचेज किया है और हमारा मोटिव क्या था, उसे हमें रीसेल मतलब दोबारा से सेल करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इफ़ एनी फिक्स एसेट्स हैज़ बीन सोल्ड देन इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल। मानिए आपकी ऑफिस थी और आप ऑफिस में से कोई फर्नीचर पुराना हो गया है तो आप उसको किसी सामने वाले को ऐसे ही
कम दाम में ऐसे ही दे रहे हो तो वो फर्नीचर क्या माना जाएगा, फिक्स एसेट्स, तो वो आपका फर्नीचर माना जाएगा, ना कि सेल माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ का बिजनेस करते हो, बनाते हो और कहीं से मंगवा के सेल करते हो, तो अगर वो सेल कर रहे हो, किसी सामने वाले को बेच रहे हो, तो वो क्या होगा, सेल माना जाएगा। If the merchant of furniture sells furniture, then it is a sale. But if some sells some furniture which are used in his office, will not be considered in sale. वही एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अगर फर्नीचर का आप बिजनेस करते हो, फर्नीचर सेल कर रहे हो, किसी सामने वाले को दे रहे हो, तो वो सेल माना जाएगा। लेकिन आपका काम किसी और चीज़ का है और फर्नीचर आपका बहुत पुराना हो गया है या आउटडेटेड हो गया है, तो आप सोच रहे हो कि इसको हम सेल कर दें, तो वो सेल नहीं माना जाता है। द गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट। आप सामान को जो सेल करते हो वो कैश बेसिस पे भी कर सकते हो और उधार पे भी कर सकते हो, मतलब सामने वाले से आप तुरंत का तुरंत पैसा भी ले सकते हो या आप उसके ऊपर वो आपको उधार भी दे सकता है, मतलब उधारी में भी आप बाद में बोलेगा कि हम दे जाएंगे पैसा। अब आता है कॉस्ट। एक्चुअल और नोटेशनल इज अ एक्सपेंस विच इज इंकर्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट क्या होता है, एक टाइप का एक्सपेंस होता है जो गुड्स और सर्विसेज में लगता है, खर्चा होता है। Profit, a financial gain, especially the difference between the amount earned and the amount spent in buying, operating or producing something is termed as profit. Profit का मतलब क्या होता है, जब आप एक बिजनेस चला रहे हो तो उसमें जो आप सामान बनाते हो और उसको सेल करते हो, अगर मानो बनाने में आपको 1,000 रुपये पड़ रहा है और सामने वाले को सेल कर रहे हो 1,500 में, तो आपको क्या होता है, 500 का प्रॉफिट हो रहा है। The benefit received in monetary terms from any business transaction is termed as profit. मतलब कोई भी लेन देन से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा मनी कमा रहे हो, तो वो प्रॉफिट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्लांट ऑफ द बिजनेस costing 30,000 is sold for 40,000, then 10,000 earned will be treated as profit. मतलब कोई प्लांट था और उसको आप 30,000 का आपको पड़ा था, मतलब आपने जब खरीदा था या बनवाया था, लेकिन आप जब उसको सोल्ड कर रहे हो 40,000 में, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। मतलब इसको हम दूसरे टर्म ये कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा इनकम कमाई है और हमारे खर्चे कम हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। इन बिजनेस मेनली दिस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड एज बिजनेस इज कैरीड आउट फॉर अर्निंग दिस प्रॉफिट। मतलब सब बिजनेस का मोटिव यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करें और प्रॉफिट अर्न करें। 16 दिया हुआ है बाउचर। For all business transaction, a certain proof or evidence is required in written form, which is termed as voucher. मतलब बोला है जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के लिए, तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटन फॉर्म में एविडेंस होना चाहिए कि हमारे पास कभी भी कोई चेक करने आता है या हमसे कोई बोलता है कि आप ये दिखाइए कि आपने इतना सेल किया है, इतना परचेज किया, तो हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटन फॉर्म का प्रूफ होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसे हम वाउचर कहते हैं या डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांजेक्शन कहते हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज एंड सेल, मतलब अगर उधार में भी कुछ खरीद रहे हो या कुछ सेल कर रहे हो, तो उसका भी कुछ प्रूफ होना चाहिए, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनवॉइसेस आर इशूड एज वाउचर। देखिए, जब हम क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करते हैं तो हम क्या इशू करते हैं, सामने वाले को इनवॉइस इशू करते हैं वाउचर के तौर पे। For cash sale and cash purchase, cash memo is treated as voucher. जब हम बिल देते हैं, जब आप देखे होंगे कहीं जाते होंगे कोई शॉप में, तो वो आपको एक बिल बना के देता है, तो उसे हम कैश मेमो करते हैं। जब हम उसको कैश में पेमेंट करते हैं तो वो हमें बिल क्रिएट करके देता है, जिसे हम कैश मेमो कहते हैं, और वो वाउचर के तौर पे एक्ट करता है। फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक, पे इन स्लिप और फॉर, जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो तो आप एक पे इन स्लिप को भरते हो, वो होता है पे इन स्लिप, वो वाउचर के तौर पे काम करता है। फॉर विड्रॉइंग मनी, चेक इज ट्रीटेड एज वाउचर। जब हमको पैसा बैंक से निकालना रहता है तो हम चेक भरते हैं, तो चेक वाउचर के तौर पे काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज वाउचर्स, एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये बोला जा रहा है कि वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आप उधार में खरीद रहे हो सामान या सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे इनवॉइस होता है, और अगर आप कैश में कर रहे हो तो कैश मेमो होता है। अगर आप बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे हो तो पे इन स्लिप होता है, और अगर आप मनी से बैंक से विड्रॉ करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो आप चेक का यूज़ करते हो। और ये वाउचर्स की मदद से जो आप बुक्स मेंटेन करते हो अकाउंट्स की, वहाँ पे एंट्री होती है।
These vouchers और documents serve as an evidence of proof in court in legal matters. अगर किसी के बीच में कोई लड़ाइयाँ होती है या कोर्ट आपसे कभी कुछ प्रूफ मांगता है तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वाउचर्स होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं. Discount. When the businessman allows a person to pay a lesser amount than actual due, then this facility or benefit provided is known as discount. Discount का मतलब क्या होता है कि हमको सामने वाले को 1500 देना था, लेकिन वो मान जाता है कि चलिए ठीक है आप 1000 दे दीजिए, तो 500 का हमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है. डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स. डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. Trade discount, when the businessman allows some discount at the time of sale of goods to a customer from the sale price of the goods or from the invoice price of the goods, then this discount is termed as trade discount. मतलब बोला जा रहा है कि जब businessman जब आप कुछ सामान खरीदते हो तो वो आपको देता है डिस्काउंट, तो उस टाइप के डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट. और ये ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जो आपकी एमआरपी होती है, सेलिंग प्राइस होती है, उस पर दिया जाता है, या ये जो इनवॉइस प्राइस होता है गुड्स का, उस पर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू परचेजर टू इंकरेज हिम टू परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स और बल्क परचेज. ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है कस्टमर को या सामने वाले को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदे. दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस. मतलब जो सेल प्राइस रहता है, सपोज करिए किसी सामान का प्राइस है 1000 और आपको वो 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, तो 1000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपीज़ आएगा. मतलब आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है. दिस डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस. मतलब आप क्या करोगे, 1000 में से 100 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा. देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जब भी हम एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम दैट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹100. मतलब किसी बुक का प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है. एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 5%. मतलब आपको 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है. देन ऑन सेल ऑफ 1000 बुक्स द ट्रेड डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. मतलब बोला जा रहा है कि अगर आप 1000 बुक खरीदोगे तो आपको कितना ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा. देखिए, पहले तो हम टोटल प्राइस निकालेंगे बुक की. एक की कितनी है, 100, तो 1000 की कितनी होगी, 10,000. फिर बोला जा रहा है कि 1 लाख होगी, लेकिन बोला जा रहा है कि 5% हमें डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना. तो डिस्काउंट कितना आ गया हमारा, 5000. तो 1 लाख में से जब हम 5000 माइनस करेंगे तो हमें 95,000 क्या पड़ेगा, उसकी प्राइस पड़ेगी. मतलब टोटल प्राइस क्या हो रही थी बुक की, 1 लाख, लेकिन हमने उसमें 5000 क्या माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, तो हमें फाइनल प्राइस क्या देना पड़ेगा, 95,000. देखिए आपको दिया है. डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट. अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. पेज नंबर 19, कैश डिस्काउंट. In business, there is a practice to provide some time period to every customer for making his payment. मतलब बोला जा रहा है कि जो बिजनेस होता है उसमें हम सामने वाले को कुछ टाइम का समय देते हैं. जैसे आज वो आपके यहाँ सामान लेने आया, उसके पास कुछ पैसा कम पड़ गया, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है आप 10 दिन के बाद दे दीजिएगा, 15 दिन के बाद दे दीजिएगा. मतलब हम उसको कुछ टाइम देते हैं कि इतने दिन के बाद आप दे दीजिएगा मनी हमें. The businessman induces or encourages the customer to pay their debts at early date by providing discount. मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमें सामने वाला पैसा दे जाए, तो उसके लिए क्या करता है, वो डिस्काउंट क्रिएट करता है. टू गेट द फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंट द कस्टमर मेक देयर पेमेंट एट अर्ली डेट देन देयर ड्यू डेट. मतलब क्या होता है, कस्टमर को क्या किया जाता है, एक तरीके से इंकरेज किया जाता है कि अगर आप 2 दिन के अंदर पूरा पैसा दे जाएंगे तो हम आपको 10% और डिस्काउंट दे देंगे. अगर आप 1 दिन में दे जाएंगे तो हम आपको 20% दे देंगे. तो कस्टमर क्या करता है, जल्दी से जल्दी पैसा देने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डिस्काउंट चाहिए रहता है. दिस डिस्काउंट इज अ लॉस टू अ बिजनेसमैन. ये एक तरीके का लॉस होता है बिजनेसमैन को, बट अ प्रॉफिट टू अ कस्टमर. लेकिन कस्टमर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है. मेकिंग द पेमेंट हैंस इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं शो करते थे. ट्रेड डिस्काउंट हम इसलिए देते थे कि सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे, और कैश डिस्काउंट देने का मोटिव ये रहता है कि सामने वाला हमारा पैसा जल्दी से जल्दी पे कर दे.
और कैश डिस्काउंट में बिजनेस का लॉस होता है और कस्टमर का प्रॉफिट होता है। चलिए अब हमें डिफरेंस दिया हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। पहला पॉइंट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड। ट्रेड डिस्काउंट का मोटिव क्या आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दुकान की सामान सेल हो। दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू इंकरेज अ कस्टमर टू मेक अर्ली पेमेंट। और कैश डिस्काउंट का मोटिव ये रहता है कि हमारा कस्टमर जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट पूरा दे जाए, मनी दे जाए। टाइम। दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। ये डिस्काउंट कब दिया जाता है? जिस टाइम पे आप सामान खरीदते हैं। और ये जो कैश डिस्काउंट होता है, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब कस्टमर पेमेंट करता है तब ये डिस्काउंट दिया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस डिस्काउंट इज नॉट डन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसकी रिकॉर्डिंग हम कहीं मेंशन नहीं करते हैं, इसको हम कहीं शो नहीं करते हैं अकाउंट्स में। दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो कैश डिस्काउंट होता है उसे हम प्रॉपरली शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऑन विच अमाउंट दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब गुड्स में जो प्राइस मेंशन रहता है हम उस पर देते हैं ये डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द अमाउंट टू बी पेड और ड्यू बाय द कस्टमर। और ये वाला डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? जितना अमाउंट कस्टमर से पेंडिंग था उस पर हम देते हैं। इनवॉइस। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस प्राइस से माइनस किया जाता है। क्वेश्चन ऑफ शोइंग दिस डिस्काउंट इन इनवॉइस डज नॉट अराइज। इसको हम इनवॉइस से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ट्रेडर कंसर्न। ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू ऑल कस्टमर। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हर कस्टमर को दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ओनली टू दोज कस्टमर हु मेक अर्ली पेमेंट। ये उन्हीं को दिया जाता है जो जल्दी से जल्दी पेमेंट हम दे जाते हैं। बोथ द डिस्काउंट टुगेदर अलॉन्ग विथ ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कैन ऑल्सो बी गिवन। मतलब बोला जा रहा है कि साथ में दे सकते हैं। तो हाँ पॉसिबल है, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट दे दो, फिर वो जब आपको पेमेंट करेगा, मनी देगा, तब आप उसको कैश डिस्काउंट दे देना। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट अलॉन्ग विथ कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप उस टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट दो। अमाउंट। द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज यूज। जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट होता है। द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट इज लेस। इसमें आपको थोड़ा बहुत ही डिस्काउंट मिलता है। वो एक तरीके का कस्टमर को इंकरेज करने का तरीका होता है कि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट दे जाए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टॉक। द गुड्स और मर्चेंडाइज केप्ट ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अ शॉप और वेयर हाउस एंड अवेलेबल फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टॉक। अब बोला जा रहा है कि जो गुड्स होते हैं वो क्या करता है, शॉपकीपर अपने गोडाउन में या अपने वेयर हाउस में रख देता है कि जब उसकी डिमांड होगी तब वो उसको सेल करेगा, अपने कस्टमरों को प्रोवाइड कराएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे गुड्स जो साल भर सेल नहीं होते हैं, लास्ट तक वो आपके यहाँ रखे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। The same closing stock becomes the opening stock on the first day of next year। और यही जो closing stock आपके यहाँ जो रखे रहते हैं वो जब नया साल स्टार्ट होता है, नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, तो वो क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बन जाते हैं उस ईयर के लिए। समटाइम्स द बिजनेस इज स्टार्टेड विद द स्टॉक। और कुछ बिजनेस क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो स्टॉक सामान लेके आता है। देन दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। तो उसे भी हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। पहला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा सामान। The raw material of goods at the end of the year not used for production। रॉ मटेरियल कभी कभी क्या हो जाता है कि पूरा यूज़ नहीं हो पाता उस साल में, तो वो लास्ट तक में रखा रहता है। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश मतलब ना वो रॉ मटेरियल है, वो ना ही प्रॉपर फिनिश गुड है, मतलब बीच का सामान है, मतलब उसको और प्रोसेसिंग की नीड है। सेमी फिनिश गुड्स आर दोज विच आर नाइदर इन द स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नॉट फिनिश गुड। मतलब ये बताया गया है कि ना वो कच्चा सामान है ना वो पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मतलब बीच वाला होता है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, these are goods on which the entire production process has been performed but
आर नॉट येट सोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब बोला जाता है फिनिश प्रोडक्ट ऐसा सामान होता है जिसमें मतलब क्या होता है, पूरी प्रोसेसिंग मतलब प्रोडक्शन का काम हो गया है, वो बिल्कुल मतलब सेल होने के लिए तैयार है, लेकिन वो साल भर में सेल नहीं हो पाया, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में सेल नहीं हो पाया है उनका। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं डेप्टर्स। A debtor is a person or entity that owes money। मतलब बोला जाता है कि डेप्टर वो एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एंटाइटी भी हो सकती है, दैट ओज मनी। ओज मनी मतलब उनको पैसा देना है सामने वाले को। इन अदर वर्ड्स, अ डेप्टर हैज़ अ डेप्ट और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन और एंटाइटी। डेप्टर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें सामने वाले को पेमेंट करना रहता है, मनी पे करना रहता है। व्हेन द मर्चेंट सप्लाइज और सेल गुड्स एट क्रेडिट और प्रोवाइड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू सम अदर पर्सन, देन द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड सच गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट विल बी। देखिए क्या होता है मर्चेंट, मर्चेंट मतलब शॉपकीपर हो गया। शॉपकीपर क्या करता है, कभी कभार कुछ सामान उधार पे किसी सामने वाले पर्सन को दे देता है कि ठीक है आप इतने दिन के बाद पैसा दे जाना। तो जो सामने वाला पर्सन है वो क्या हो जाता है, डेप्टर्स हो जाता है। देन पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड सच गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट विल बी, नेक्स्ट पेज में आते हैं, will be treated as debtor in the books of vendor। वेंडर मतलब सेलर या शॉपकीपर की बुक में वो सामने वाला पर्सन क्या हो जाता है, डेप्टर कहलाने लग जाता है। कौन, जो उससे सामान उधार में लेके गया है या सर्विस उधार में लेके गया है। हु हैज़ प्रोवाइडेड सच सर्विसेज। अ डेप्टर इज अ पर्सन फ्रॉम whom मनी इज टू बी रिकवर्ड। डेप्टर क्या होता है, जिससे हमें पैसा लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, राजकुमार सोल्ड गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट टू अनिल कुमार। मतलब बोला जा रहा है कि एक राजकुमार थे, उन्होंने कुछ सामान 5,000 का उधार में दिया किसे, अनिल कुमार को। तो जो अनिल कुमार हैं वो क्या कहलाएंगे, डेप्टर्स कहलाएंगे। किसकी बुक में, राजकुमार की बुक में। दुकान, राजकुमार क्या था, दुकान वाला था, तो दुकान वाले की बुक में ये जो अनिल कुमार हैं वो डेप्टर्स कहलाएंगे। डेप्टर मतलब जिससे हमें पैसा लेना है, जो आपकी दुकान से सामान या सर्विस लेके गए हैं और उन्हें पे करना है पैसा। अब आता है क्रेडिटर्स। Creditor is a person, bank or other enterprise that has lent money or extended credit to another party। अब creditor क्या होता है, creditor कोई बैंक भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई enterprise भी हो सकता है, जिन्होंने क्या मनी दिया है सामने वाले को। Creditors are person or institution who have provided loan or supplied goods on credit to other person। ये बोला जा रहा है कि एक पर्सन हो सकते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिन्होंने पैसा दिया है या कोई सामान दिया है सामने वाले को उधार पे। द पर्सन सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स इन द बुक्स ऑफ बायर। जो पर्सन, इसमें ये बताया गया कि द पर्सन सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जो पर्सन सामान उधार में बेच रहा है वो बायर की बुक में, जो सामान खरीदा उसकी बुक में क्या माना जाएगा, क्रेडिटर। जैसे हम अभी एग्जांपल देखे थे, राजकुमार ने सामान अनिल को उधार में दिया, तो अनिल राजकुमार की बुक में क्या था, डेप्टर था। लेकिन अनिल की बुक में राजकुमार क्या होगा, क्रेडिटर होगा। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से उधार में सामान दे रहा है। The creditor is a person who has to receive money in future from the debtor। creditor कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसे डेप्टर से पैसा लेना रहता है फ्यूचर में। तो यही हो गया, डेप्टर्स था अनिल कुमार। अब लेकिन राजकुमार अनिल कुमार की बुक में क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। टिल द क्रेडिटर डज नॉट रिसीव हिज एंटायर पेमेंट ही रिमेन्स टू बी अ क्रेडिटर। जब तक क्रेडिटर को पैसा नहीं मिल जाता है सामने वाले से, वो क्रेडिटर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पारस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ टू राहुल। अब बोला जा रहा है कि पारस ने कुछ सामान बेचा है किसको, राहुल को। तो पारस विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर इन द बुक्स ऑफ राहुल। राहुल की बुक में पारस क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। क्रेडिटर मतलब जिससे हमें पैसा देना है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे का बाद में देखेंगे। थैंक यू।